नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि यूपी के सर्वांगीण विकास के लिए लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए, प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को और ज्यादा सख्त बनाया जाए, भाईचारा कायम रखा जाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। जय भाई। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय समाचार थोड़ा साइड करो यार, लेंस पे है। ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए परियोजनाएं जो लंबित है उनको शीघ्र पूरा किया जाए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को और सख्त बनाया जाए, कायम रहे, कमल भाई और एक दूसरे के भाईचारा कायम रहे। इसके अलावा कुंभ यार थोड़ा सा महाकुंभ का जो पर्व आ रहा है उसमें हम सब अपने अपने विभागों की तैयारियों के साथ जुटे और कुंभ को ऐसा यादगार बनाए कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो और बहुत बेहतर सुंदर ढंग से व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ का आयोजन संपन्न हो। कल सभा का डेलीगेशन जा रहा है संबल। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है। निर्णयों की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई है और डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक का बयान इस पर लेकर आया है और जिसमें कि ब्रजेश पाठक का बयान उधर पीएम मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी की विकास योजनाओं और लोगों के समर्थन का जिक्र करते हुए पार्टी का एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा करना और जनता के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। उन्होंने ओडिशा में बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्य को रेखांकित करते हुए कहा कि पार्टी ने राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का काम किया है। जय जगन्नाथ। ओडिशार सबू भाइयों भौणी मानको मोर नमस्कार एवं जोहार। ओडिशार मोर सबू परिवारजन माँ, मौसी, भाई, भौणी, जूब साथी मान को शुभेच्छा और अभिनंदन। 5 दिन पहले मुझे दिल्ली में उड़ीसा पर्व इस शानदार समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था और बहुत बढ़िया मसाले वाली चाय भी पी थी। और मैंने धर्मेंद्र को जरा डांटा था। मैंने कहा यार इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, मेरे पास जरा ज्यादा समय होता तो मैं और ज्यादा अंदर घूम लेता। शानदार कार्यक्रम था जी। ओडिशा पर्व में उड़िया विरासत और गौरव के वो भव्य दर्शन, उड़ीसा के लोगों का स्नेह और अपनापन, वो मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है। आज मुझे बाबा लिंगराज की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस एकाम्र क्षेत्र को प्रणाम करता हूं। मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां एयरपोर्ट पर ही
इतनी संख्या में आपका आना, उड़ीसा के लोगों का आना, और मुझे तो इसका एंड दिखता ही नहीं है, लोग ही दिखते हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि एक उमंग, ऊर्जा आपके चेहरों पर, खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने, और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है, और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। आप याद करिए, चुनाव से कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओडिशा में बीजेपी को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बन ही नहीं सकती कि वो अपने आप अपने बलबूते पर सरकार बना ले। लेकिन जब परिणाम आए तो सारे के सारे अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते थे, वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने भाजपा की केंद्र सरकार के कामों को और दिल्ली में बैठते हुए भी उड़ीसा के लोगों के साथ जो अपनापन का नाता, सुख दुख का साथ, ये 10 साल में उड़ीसा के गांव गांव, घर घर ये बात पहुंच चुकी थी। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है, पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है, नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बन चलाई, यहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की, और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को भली भांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो इंटीरियर में जाता था, कभी मैं संकोच करता था, अरे मेरे
हिंदी भाषा में मैं बात कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि भाषा भी कभी रुकावट नहीं बनी, भाव इतने मजबूत थे जो भाषा से भी ऊपर सवार हो जाते थे। साथियों, मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला, और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। और साथियों, जब मैं सीएम पीएम के रूप में काम करता रहा, मैंने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, मैंने उसके तरीके भी देखे हैं, और मैं मानता हूं कि राजनीति में नीतिगत विरोध ये बहुत स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। किसी भी निर्णय को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीच ले जाते हैं, और पूरा अवसर होता है जनता को प्रशिक्षित करने का। हर राजनीतिक दल को, राजनीतिक विचार को हक होता है, और ये अधिकार का भरपूर उपयोग कर भी सकते हैं। उधर दिल्ली में महाकुंभ 2025 प्रस्तावना संस्कृति और टूरिज्म सरकार द्वारा एक भव्य पर्दा उठाने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। पर्यटन और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, सनातन संस्कृति के विद्वजन, मीडिया के बहुत बहुत सम्मानित सभी साथियों, आज हम लोग यहाँ ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत की पुरातन सनातन संस्कृति का, आध्यात्म का, तो पुराने इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत अपने इन साइंटिफिक और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों से विश्व का गुरु रहा है, और ऐसा महान संस्कृति वाला भारत राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया को सदैव वसुदेव कुटुंबकम की भावना से, पूरी दुनिया की मानवता को एक परिवार मानते हुए सबके भलाई की, पूरे विश्व के कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया की भावना को पूरे विश्व पटल पर रखने का काम किया है। जिन भारत ने न सिर्फ विश्व कल्याण के लिए बल्कि विश्व की मानवता के लिए अमन, चैन, सुख, समृद्धि और भाईचारा के लिए, मानवता के और सृष्टि के न सिर्फ लोग मनुष्यों के लिए बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी अपनी संवेदनाएं जिस संस्कृति ने व्यक्त की है, ऐसी संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा साइंटिफिक आध्यात्मिक आयोजन, जब ग्रह नक्षत्र हमारे माना जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक 12 साल के बाद एक साथ आते हैं, उस समय का सबसे बड़ा आयोजन
कि महाकुंभ के रूप में ऐसी पवित्र धरती पर जहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा, माँ सरस्वती, जो न सिर्फ जीवन को कल्याणकारी मोक्ष देने का काम करती है, जो हमारे देश को हरा भरा करके पूरे देश को भी नया जीवन देने का काम करती है, ऐसे गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर 12 वर्ष के बाद आयोजित होने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर आज हम आपके बीच में बैठे हैं। ये 46 दिन का आयोजन आगामी 13 जनवरी से शुरू होकर के यानी मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर, जो साइंटिफिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, उससे शुरू होकर के ये 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि का पर्व होगा, तब तक बृहद रूप से चलने का हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Today, as we gather to discuss one of the most significant cultural and spiritual events in the world, the Kumbh Mela, this grand festival, as mentioned earlier also, which occurs every 12 years at 4 sacred places: Haridwar, Prayagraj, Ujjaini and Nashik. It is just not a religious gathering, it is a celebration of humanity, unity and the rich tapestry of our diverse culture. This festival is the largest congregation in the world. The Kumbh Mela is a unique confluence of faith, tradition and the social harmony. Millions of pilgrims and visitors from all across the world come together to partake in this extraordinary event, where they immerse themselves in the sacred waters, seeking spiritual renewal and enlightenment. It is a time when the essence of the India's spiritual heritage shines brightly, showcasing our age-old traditions, rituals and the profound philosophy that binds our unity and unites us all. As we prepare for the upcoming Kumbh Mela, I extend a heartfelt invitation to each of you and through you to the people of your countries to participate in this monumental event. Your presence would not only enhance the experience of the attendees, but also symbolizes the spirit of global unity and cooperation, which is much desired in the today's circumstances and a geopolitical turbulent time. We believe that your engagement will foster deeper cultural exchange and the strengthen which bonds and unites between our nations. The Kumbh Mela is also an opportunity for cultural exchange. It allows us to showcase India's rich heritage, arts and crafts, while also providing a platform for international visitors to share their own cultures. We are committed to ensuring that this event is not just a pilgrimage, but a vibrant celebration of diversity, where every participant can share their stories and experiences. We will make sure to prove the saying that if you wish to see India, which is a continent-sized country in itself, at one place and in one go, the Kumbh is the only occasion. To facilitate your participation, we are working diligently to provide comprehensive logistic support, including accommodation. उधर दिल्ली में सरकारी प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की और जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर जानकारी जो है साझा की है और उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार और दृढ़ता से बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों को उठाया और सरकारी प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
So, Yeli, first your question regarding Bangladesh, situation in Bangladesh, and several of our friends here have asked similar question. So, on that, I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. You also asked a question regarding ISKCON. We see ISKCON as a globally well-regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmoy Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. Your question regarding the 8th naval veteran, we had informed you earlier that he has certain requirements to fulfill, or as and when those requirements are fulfilled, he'll return back to India. We don't have an update, Yeshi, on this particular 8th veteran, over and above what we have been saying earlier. Ghazali, we've made our position very clear as far as the situation of minorities, Hindus and minorities in Bangladesh is concerned, and we have raised this matter with Bangladesh that they must take responsibility of protecting the minorities and safeguarding their interests, providing for their safety and security. Keshav, regarding the 2 deaths that you mentioned, my understanding is that these predate October of 2023. I mean, as in going there, the gentleman, the death that had happened, he had gone there on his own accord. That is what I realized. On the second case, I will come back to you. On the patrolling issue, we have made this very clear that as has been agreed between the 2 countries, patrolling has begun, and there is no issue on that accord. Siddhant, on Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज